हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने जो लेके आई हूँ वो है बांडुरा का अधिगम सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या है बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत? इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बांडुरा ने किया। बांडुरा का जन्म 4 दिसंबर सन 1925 में कनाडा के अल्बर्टा प्रदेश में हुआ। कहाँ पर? 4 दिसंबर 1925 में कनाडा के अल्बर्टा प्रदेश में हुआ। बांडुरा ने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा। क्या नाम दिया इसने? सामाजिक अधिगम सिद्धांत को क्या कहा? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तथा व्यक्ति के अभिप्रेरणात्मक कार्यों एवं स्वनियंत्रण को व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारक माना। मतलब ये इनका कहने का मतलब ये था कि व्यक्ति जब प्रेरित होकर कोई कार्य करता है तो उस पर स्वनियंत्रण उसका होता है ना। तो वो ये बात इन्होंने बताई है। बांडुरा ने व्यवहार के अर्जन पर ध्यान केंद्रित किया और बताया कि मनुष्य व्यवहार का अर्जन दूसरे के व्यवहार के निरीक्षण से करता है। जैसे उसने सामने वाले ने उससे क्या व्यवहार किया ये सोचकर व्यक्ति अपना व्यवहार उससे करता है। तो इसने व्यवहार पर ध्यान दिया। ठीक है कि बांडुरा ने व्यवहार के अर्जन पर ध्यान केंद्रित किया और बताया कि मनुष्य व्यवहार का अर्जन दूसरे के व्यवहार के निरीक्षण से करता है। अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत की रूपरेखा इन्होंने 1986 में प्रकाशित अपने पुस्तक सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट, क्या नाम है? सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, है ना। सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन में प्रस्तुत की, जिसके लिए इन्हें 1998 में थॉर्नडाइक अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन से नवाजा गया। क्या हुआ था कि इन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी थी? सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन में प्रस्तुत की इन्होंने अपनी जो भी रूपरेखा और सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बातें, जिसके लिए इनको 1998 में थॉर्नडाइक अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन से नवाजा गया। ठीक है, इनको अवार्ड मिला। ठीक है, आगे चलते हैं कि बांडुरा ने प्रयोगात्मक विधियों की श्रेष्ठता को बताते हुए निरीक्षण, मापन, फेरबदल जैसे चरों को महत्व दिया। इन्होंने कहा कि समय काल परिस्थिति अनुसार प्रयोग भी होने चाहिए और उनकी श्रेष्ठता को बताते हुए कहा कि निरीक्षण और मापन जैसे चर भी इसमें आवश्यक हों। क्या? क्योंकि उसका निरीक्षण भी हो और उसका मापन भी किया जाए। प्रयोगात्मक विधि में एक चर में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे चर पर देखा जाता है। प्रयोगात्मक विधि में क्या आता है कि यदि एक चर का प्रभाव है तो वो दूसरे पर देखा जाता है। बांडुरा ने इसे व्यक्तित्व के सिद्धांत पर लागू किया। अब इस चीज़ को अपन सामान्य भाषा में तो देखेंगे कि किसी एक वस्तु का प्रभाव दूसरे पे होता होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ मानव व्यक्तित्व की बात चल रही है। तो बांडुरा ने कहा है कि व्यक्तित्व के सिद्धांत पर इसे लागू किया और दो चर वातावरण और व्यवहार को माना। इन्होंने कौन से दो चर माने हैं? एक तो वातावरण और एक व्यवहार, कि व्यक्ति कौन से वातावरण में रहता है और कैसा व्यवहार करता है। ठीक है, और बताया कि वातावरण में परिवर्तन का प्रभाव व्यवहार पर पड़ता है। जैसे वातावरण में परिवर्तन हो जाता है तो उसका प्रभाव व्यवहार पर पड़ता है। इसकी आपने एक कहानी बचपन से सुनी होगी कि दो तोते थे। ठीक है, तो वो एक बार, अब दोनों तोते थे और एक साथ जन्मे और एक साथ बड़े हो रहे थे। अचानक उनके वहाँ पर बाढ़ आई और दोनों उड़कर अलग अलग दिशा में चले गए। एक तोता था तो सन्यासी की कुटिया में जाके वहाँ पर बैठ गया और दूसरा तोता था जो राक्षस की वहाँ पर जाके बैठ गया। सन्यासी की कुटिया वाला तोता था तो वो हमेशा ही मतलब मंत्र बोलना सीख गया, वहाँ जाके अच्छा व्यवहार करना सीख गया, पोलाइटली बात करना सीख गया और सब हम जो भी आए जिससे मंत्र उच्चारण करके प्रणाम और नमस्ते वो तोता करता था। और जो राक्षस के यहाँ था वो वहाँ गालियाँ देना, मारना, काटने की जैसी बातें करना सीख गया। ठीक है, तो मैं भाई ये बताना चाह रही हूँ कि वातावरण का, है ना, किसका प्रभाव पड़ रहा है? वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। यदि वातावरण परिवर्तित हो जाएगा तो उसका व्यवहार पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, तो यही बात है। तो जैसा वातावरण होता है वैसा ही व्यवहार करना व्यक्ति सीख जाता है। इसके लिए इन्होंने 3 कारकों को महत्व दिया: वातावरण, व्यवहार और व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। ठीक है,
मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से तात्पर्य प्रतिमा व भाषा को मस्तिष्क में संजोने की योग्यता से है। प्रतिमा एक शब्द का प्रयोग करने के बाद बांडुरा को संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक माना जाने लगा, है ना। जब उसने प्रतिभा शब्द का प्रयोग किया तो क्या हुआ कि उसके बाद उसे क्या माना जाने लगा कि ये तो संज्ञानवादी है। ठीक है, बांडुरा को संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक कहा जाता है और बांडुरा ने बाबो डायल स्ट्रेटीज प्रयोग किया जिसे उन्होंने प्रतिरूपण प्रक्रिया नाम दिया, है ना। क्या था? बाबो डाल स्ट्रेटीज, ओके, जिसे उन्होंने प्रतिरूपण प्रक्रिया यानी कि प्रतिरूपण यानी कि स्थापित हो जाना। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रतिरूपण की प्रक्रिया होती है। तो उसके 4 चरण होते हैं। वहाँ आपको प्रतिरूपण शब्द स्पष्ट हो जाएगा जब इसके चरण हम देखेंगे। चलते हैं। अवधान, धारण, पुनर्प्रस्तुतीकरण और अभिप्रेरणा। कौन कौन सी बातें आ गई प्रतिरूपण में? अवधान, एक तो व्यक्ति कोई काम कर रहा हो, उसके बीच में उसे करने से रोक दिया जाए, है ना। वो ग्रहण कर रहा हो बड़े अच्छे तरीके से तो उसे रोका जाए। एक वो धारण कर रहा हो कोई चीज़ अपने जीवन में, जैसे मैंने कहा था कि सन्यासी की कुटिया में जाके बैठा था तो क्या धारण किया? उसने मंत्रोच्चारण करना सीखा, पोलाइटली व्यवहार करना सीखा, सुख दुख को समझना सीखा, अच्छी ज्ञान की बातें करना सीखा। उसने वो चीज़ को धारण किया। जो राक्षस की कुटिया में गया था वो मार काट मचाने की बातें करता था वो तोता, ठीक है ना। तो जब अवधान और धारण हो जाता है तो उसके बाद वो व्यक्ति जो धारण करता है उसका प्रस्तुतिकरण करता है ना। और जब प्रस्तुतिकरण कर देता है तो यदि उसे अभिप्रेरणा मिल जाती है ना, यदि वो मोटिवेशन मिल जाता है तो क्या होता है कि वो उस चीज़ की उसकी स्थायी हो जाती है और अच्छे तरीके से वो उसको प्रेजेंटेशन और अच्छे तरीके से कर पाता है, ठीक है ना। तो प्रतिरूपण प्रक्रिया के 4 चरण कौन से होंगे? अवधान, धारण, पुनर्प्रस्तुतिकरण और अभिप्रेरणा। बांडुरा के सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग। अध्यापक को निरीक्षण विधि, शैक्षिक भ्रमण, पर्यटन क्षेत्र भ्रमण और समस्त ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बालक की निरीक्षण शक्ति का विकास हो। तो क्या करना चाहिए? अध्यापक को निरीक्षण विधि, शैक्षिक भ्रमण, पर्यटन क्षेत्र भ्रमण और समस्त ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बालक की निरीक्षण शक्ति का विकास हो। तो निरीक्षण शक्ति का विकास कैसे होगा? निरीक्षण करना यानी आँखों से देखना और समझना, ओके। यानी बालक को कहीं लेके गए, किसी मंदिर में लेके गए और मंदिर में जाकर उसने क्या किया? भगवान की जो मूर्ति थी, जिस भी भगवान की मूर्ति थी उसको देखा, है ना। उसको अपनी आँखों से उसको दृष्टिपात किया, उसको देखा। देखने के कुछ देर बाद हमने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तुमने किसके दर्शन किए? तो उसमें कैसा कैसा भाव था उनका, है ना। मूर्ति का कैसा भाव था, कैसे वस्त्र पहने हुए थे, कैसे गहने पहने हुए थे, है ना। ये सारी बातें थी, उनकी किस भाव में थी वो मूर्ति, सारी बात उनसे करें। तो यदि उसने निरीक्षण आँखों से किया है, अच्छे तरीके से किया है, तो वो चीज़ उसके दिमाग में बैठी होगी ज़रूर और वो उसको बता पाएगा, है ना। ऐसे यदि हम कहें कि नहीं हम तो वहाँ जाएंगे, भंड देवरा जाएंगे या मिनी गोवा जाएंगे या गोवा जाएंगे या अजंता एलोरा जाएंगे, तो क्या होता है? वहाँ जाकर उस चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं, उसके आसपास के वातावरण को समझने का प्रयास करते हैं। आँखों से देख रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, छू रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। समस्त ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बालक की निरीक्षण शक्ति का विकास हो। तो निरीक्षण विधि में क्या होना चाहिए? क्षेत्र भ्रमण हो, पर्यटन हो और क्षेत्र भ्रमण हो, यानी कि ऐतिहासिक जगह, भौगोलिक जगह, इन जगहों पर ले जाकर बालकों को निरीक्षण करवाना चाहिए। और भी किसी भी चीज़ का दर्शन कराना हो तो बालक को वहाँ ले जाकर अपनी आँखों से निरीक्षण करने का अवसर उसे ज़रूर देना चाहिए। ये बात बांडुरा महोदय ने कही है ना। तो बालकों को सिखाने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग का प्रयोग करें। भाई हर जगह तो हर एक चीज़ उपस्थित नहीं होती, है ना। तो प्रतिरूपण मॉडलिंग का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। अध्यापक को चाहिए कि बालकों को सामने आदर्शात्मक व्यवहार करें। अब अध्यापक कैसा हो? यदि अध्यापक लेजी होगा तो
बच्चे कहेंगे अरे हमारे तो मास्टर ऐसे ही हैं, बैठे बैठे बस मक्खियाँ मारते रहते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते। तो बच्चों को इसका कोई गलत प्रभाव पड़ेगा। तो टीचर कैसा होना चाहिए, बच्चों के प्रति डिवोटेड होना चाहिए कि मेरे सामने जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य मेरे हाथों में है, तो मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे मेरे व्यवहार को देख के ये भी आदर्श नागरिक बनना सीखे, एक अच्छा टीचर बनना सीखें, या देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए डिवोटेड रहे, है ना। तो ऐसा व्यवहार कौन करेगा, टीचर स्वयं कर अपने व्यवहार में करके उनको दिखाएगा। चौथी बात थी जी, इस सिद्धांत में व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों को शामिल किया गया है, अतः हिलगार्ड ने इसे संज्ञानात्मक व्यवहारवाद की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा भाई संज्ञानवाद भी होना है और व्यवहारवाद भी है, तो इन्होंने दोनों शब्दों को मिला दिया, संज्ञानात्मक व्यवहारवाद। ठीक है। पांचवी जो बात थी वो है कि अध्यापक बालकों को सिखाने के लिए अवधान धारण, अभिप्रेरणा, पुनः प्रस्तुतिकरण जैसे कारकों को सुनिश्चित करें। जैसे आप लोग ने यदि डीएलएड या बीएड किया है तो उसमें देखना, जब लेसन प्लान होता है तो उसमें ये चीज़ होती है, उसमें अभिप्रेरणा, पुनः प्रस्तुतिकरण जैसी चीज़ें आती है। ये क्यों किया जाता है, ताकि बालक उस चीज़ को ढंग से समझे, है ना। उद्देश्य क्या रहता है, अध्यापक का उद्देश्य रहता है कि जो चीज़ वो पढ़ाना चाह रहा है वो बालक उसी वे में समझे जिस वे में वो चीज़ है ना। जिस विषय को पढ़ा रहा है वो उसी विषय को उसी तरीके से समझे। तो उसके लिए अभिप्रेरणा, पुनर्प्रस्तुतिकरण जैसी चीज़ें ली जाती है। छठी जो बात है, बालकों को दिया जाने वाला ज्ञान मूर्त, प्रत्यक्ष या मानवीय व्यवहारों पर आधारित हो। तो बालकों को ज्ञान दिया जाता है तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ काल्पनिक हो, तो बालक परेशान हो जाएगा कि ये सब कुछ तो सच्चाई में ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष भी हो और मानवीय व्यवहारों पर वो लागू भी होता हो, ऐसा ज्ञान बालक को देना चाहिए। नोट, प्रबलन या पुनर्वलन का सिद्धांत 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का सिद्धांत में C.L. हल ने प्रस्तुत किया। ठीक है। पुनर्वलन का सिद्धांत 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर यानी कि व्यवहार का सिद्धांत में C.L. हल ने प्रस्तुत किया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मांडूराम महोदय ने हमें क्या सिखाया है। ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।